Jai Hind all of you. Welcome to the 15th class of Auditing and Assurance of CA Inter. We were studying chapter number 12 in our last class. So continuing with the topic. लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट टॉपिक देख रहे थे कि जो नेशनलाइज बैंक्स रहते हैं उसके अंदर ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देनी रहती है। इसके बाद अगला टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा। तो जो सेंट्रल ऑडिटर्स रहेंगे और जो ब्रांच ऑडिटर्स रहेंगे उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऐसे जो डिस्कस हुए हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर उन्हीं के हिसाब से बनानी रहती है। फॉर एग्जांपल ऐसे 700, 701, 705 एंड 706 ये अपन लोग ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस इज गिवन। जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है तो उसके अंदर वो ये भी बताता है कि अनऑडिटेड ब्रांचेस कितनी थी और ऑडिटेड ब्रांचेस कितनी थी। तो जब वो ये डाल रहा होगा तो उसको सिर्फ नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस नहीं देने चाहिए, बल्कि जो अनऑडिटेड ब्रांचेस के अंदर एडवांसेस के अमाउंट हैं, डिपॉजिट्स के अमाउंट है, इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है अनऑडिटेड ब्रांचेस से और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है अनऑडिटेड ब्रांचेस से, ये भी उसको डिस्क्लोज करना चाहिए अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ये डिस्क्लोजर करने से ये बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड्स में माना जाता है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन एडिशन टू द अफोरसेड ऑडिटर अगर ऑडिटर किसी बैंकिंग कंपनी की ऑडिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक, तो उसको सेक्शन 143 का भी कंप्लायंस करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के। ये अपन लोग कंपनी ऑडिट के अंदर चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। हाउएवर जो कारों की रिपोर्टिंग रहती है ये भी अपन लोग कंपनी ऑडिट में कवर कर लेंगे। तो वो ये बोलती है कि ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारों नहीं लगता है। ठीक है, अब LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। अपन ने जब पिछले वीडियो के अंदर जब हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे थे तो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपनी मेन रिपोर्ट के साथ कुछ और रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट्स इशू करने रहते हैं, तो वहाँ पर एक अपन ने पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो अब उसी की डिटेलिंग है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट में आ सकता है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट 4 पॉइंट्स आपको इसके आंसर में याद करना है। पहला पॉइंट, बिसाइड्स द ऑडिट रिपोर्ट एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो कि मेन ऑडिट रिपोर्ट रहती है जिसको अपन ने अभी डिस्कस अबव करा था। द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक एज वेल एज देयर ब्रांचेस रिक्वायर द ऑडिटर टू इशू अ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR। जो टर्म्स रहती हैं उसके अंदर एक और रिपोर्ट की बात आती है कि आप मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करोगे। जो मैटर्स इसके अंदर ऑडिटर को अपने LFAR के अंदर डालने रहते हैं टू डील विद द LFAR हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द RBI। ये मैटर्स RBI ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। अब अपने कोर्स के अंदर वो जो मैटर्स स्पेसिफाइड है वो नहीं है, बस अपन को ये लिखना है कि जो मैटर्स हमारे को LFAR के अंदर लिखने हैं वो RBI ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। LFAR अपन को 30 जून तक सबमिट कर देनी है। ये MCQ के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे। अब ये टाइमली सबमिट हो पाए इसके लिए ऑडिटर को प्रॉपर प्लानिंग करनी रहती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द LFAR। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। फोर्थ पॉइंट है, वाइल द फॉर्मेट ऑफ LFAR डज नॉट रिक्वायर एन एग्जीक्यूटिव समरी टू बी गिवन। जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव समरी भी देते हैं कि पूरी ऑडिट रिपोर्ट का क्रक्स ये है। तो जो फॉर्मेट है LFAR का अंदर उसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी का कोई ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, लेकिन मेंबर्स में मे कंसिडर प्रोवाइडिंग द सेम टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। तो जो LFAR से की ऑब्जर्वेशन अगर मेंबर निकालना चाहते हैं तो मेंबर एग्जीक्यूटिव समरी भी दे सकता है। LFAR आपको पूरा पॉइंट वाइज याद करना है। 4 पॉइंट्स का आंसर है आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिपोर्टिंग टू RBI ने फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग करने के लिए एक सर्कुलर इशू कर रखा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि ये एप्लीकेबल किस किस पे होता है सर्कुलर। ये एप्लीकेबल होता है सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स पर, सिर्फ इसमें से रूरल बैंक्स हटा देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अब रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन ये सर्कुलर है। द सेट सर्कुलर प्रोवाइड्स एज अंडर। ये MTP अगस्त 18 के अंदर सर्कुलर की लाइन दे दी थी और उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में देंगे कि ये RBI ने इशू कर रखा है फॉर द लाइबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये एप्लीकेबल किन किन पे होता है, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स पर एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। अब सर्कुलर की लाइन हम लोग देखें तो इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल फॉर एग्जाम्पल द CA वेदर इन द कोर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट और इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑडिट, किसी भी ऑडिट के केस में उसको कोई ऐसी चीज़ मालूम पड़ती है जो कि ससेप्टेबल है फ्रॉड के लिए, या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है किसी बैंक के अंदर, या फिर एक्ट ऑफ एक्सेस पावर हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी बैंकिंग मैनेजर की लिमिट थी उसको कि वो 5 लाख तक की या 5 करोड़ तक के लोन दे सकता है, लेकिन उसने 10 करोड़ का किसी को लोन दे दिया, तो ये अपनी वो उसकी पावर से एक्सेस पावर उसने एक्ट कर ली। ठीक है, या फिर स्मेल एनी फाउल प्ले, उसको किसी गंदे खेल की बदबू आ रही है इन एनी ट्रांजैक्शन, ही शुड रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है अपना RBI।
एनी डेलिबरेट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर शुड रेंडर हिमसेल्फ लायबल फॉर एक्शन। अगर उसने किसी भी चीज़ की मतलब इनमें रिपोर्ट करने की आरबीआई को देरी करी तो वो ऑडिटर खुद सेल्फ लायबल हो जाएगा। एज पर द अबव रिक्वायरमेंट्स द मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द काइंड मैटर्स स्टेटेड इन द सर्कुलर टू आरबीआई। हमारे को आरबीआई को ये मैटर्स जो सर्कुलर के अंदर आरबीआई ने दिए हैं उन सबको आरबीआई को हमारे को बता देना चाहिए। थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड आंसर का पॉइंट बन सकता है, ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द प्रोविजंस ऑफ एज 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऐसे अपन लोग बाद में कवर करेंगे। इस स्टैंडर्ड के अंदर बोला जाता है कि ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर रिडन बाय स्टैट्यूट, लॉ और कोर्ट्स। ऑडिट आरबीआई ने अपन को किसको रिपोर्ट करने के लिए बोला है? सिर्फ आरबीआई को रिपोर्ट करने के लिए बोला है कि मैटर्स जो आरबीआई ने बता रखे हैं वो अपन को आरबीआई को रिपोर्ट करने हैं। अब अपन लोग ये मैटर्स को किसी और को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का फिर वो जो प्रूडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी का है वो टूट जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 240 है वो बोलता है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बताता है कि ऑडिटर जो कि ऑडिट कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद एसएस वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, भले से वो फ्रॉड से हों या फिर एरर से हों। तो ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लुक इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ऑडिटर को एक एक ट्रांजैक्शन को देखने की जरूरत नहीं है बट उसको सिस्टम एज अ होल को चेक करना चाहिए। देयरफॉर इफ द ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग हिज नॉर्मल ड्यूटीज कम्स अक्रॉस एनी इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू आरबीआई। उसको हाथों हाथ आरबीआई को मैटर रिपोर्ट कर देना चाहिए इन एडिशन टू रिपोर्टिंग टू चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये इसके अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 की बातें आ रही है और इसको अपन लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी ऑडिट में हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब कंडक्टिंग एन ऑडिट अगला टॉपिक आ रहा है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो द ऑडिट ऑफ बैंक और देयर ब्रांचेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले हम लोग इनिशियल कंसिडरेशंस देखेंगे जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगानी चाहिए या चेक करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। अब ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस क्या होता है? बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बैंक शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन इन प्रोफॉर्मा ए दैट नो क्रेडिट फैसिलिटी हैज़ बीन टेकन बाय द ऑडिटर। जो बैंक की ऑडिट करने आ रहा है उस ऑडिटर ने कोई बैंक से लोन तो नहीं ले रखा है या फिर कोई क्रेडिट फैसिलिटी किसी और ब्रांच से या बैंक से तो नहीं ले रखी है, और अगर उसने ले रखी है तो उसको प्रोफॉर्मा बी के अंदर रिपोर्ट करना रहता है बैंक को इन द सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। ठीक है, द आरबीआई इज एडवाइज दैट द बैंक्स बिफोर अपॉइंटिंग द स्टैट्यूटरी सेंट्रल या ब्रांच ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। ये जो सर्टिफिकेट रहेगा ये ऑडिटर लिख के देगा बैंक को। ठीक है, अगला इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। आरबीआई ने ये भी डिसाइड कर रखा है कि ऑडिटर फर्म्स जो शुड नॉट अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट व्हाइल दे आर एसोसिएटेड विद इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में फॉर एग्जांपल 1920 के अंदर बैंक ने उसका ऑडिटर ने बैंक का इंटरनल ऑडिट करा है तो फिर वो उसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट नहीं ले सकता। ये आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में दे रखा है। ठीक है, तो ये इनिशियल कंसिडरेशन में ऑडिटर को चेक करना चाहिए। अब ऐसे 300 की बातें हैं, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कुछ एक्टिविटीज़ बताता है प्रायर टू स्टार्ट एन इनिशियल ऑडिट। पहला, ऐसे 220 का कंप्लायंस करें हम लोग जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर एस 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसको भी अपन ने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस करा था कि ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए अंडरस्टैंड क्यों करते हैं, इसके पॉइंट्स भी अपन ने चैप्टर 1 में डिस्कस करे हुए हैं। अब है अगला पॉइंट, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। अपन लोग जिस बैंक की ऑडिट कर रहे हैं उसका प्रीवियस ऑडिटर जो था उससे अपन लोग कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी कोई फीस ड्यू तो नहीं है या फिर कोई और आपका कंसर्न है क्या बैंक से रिलेटेड, अपन लोग उससे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये कम्युनिकेशन क्यों करते हैं अपन लोग? क्योंकि जो आईसीआई एक्ट ने सीए एक्ट का जो सीए एक्ट 1949 ने प्रोफेशनल एथिक्स बना रखे हैं उसके अंदर एक पार्ट 1 ऑफ द क्लॉज 8 है ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जिसके अंदर ये बोला जाता है कि सीए इन प्रैक्टिस कैन नॉट एक्सेप्ट पोजीशन एज ऑडिटर। वो ऑडिटर की पोजीशन ले ही नहीं सकता हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पिछले साल किसी और प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग में जब तक वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम्युनिकेट करके पूछ ना ले। ठीक है, अगला पॉइंट है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210। ये अपन लोग चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स
द ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स एज मेंशन्ड इन ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। जो ओपनिंग इस ऐसे के अंदर इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर्स दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, वो ऑडिटर को परफॉर्म करने चाहिए। एंड इफ आफ्टर परफॉर्मिंग दोज प्रोसीजर्स द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स, अगर उन प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के बाद ऑडिटर को लगता है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उनमें मिस स्टेटमेंट्स हैं जो कि मटीरियली इफेक्ट करेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट पीरियड को, एंड इफेक्ट ऑफ सेम इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, और जो उनका इफेक्ट था ओपनिंग बैलेंसेस का, उन मिस स्टेटमेंट्स का, उसके इफेक्ट को अकाउंट फॉर नहीं करा है मैनेजमेंट ने और एडिकेटली डिस्क्लोज भी नहीं करा है, तो ऑडिटर शुड एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये ओपिनियंस जो हैं वो अपन लोग ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगला, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क मतलब जो जिस बैंक के अपन लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें रिस्क कितनी है। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड शुड बी डन प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट रिस्क को असेस करना हमारे को एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से पहले ही कर लेना चाहिए, सिंस इट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड ऑल्सो इन प्लानिंग डिसीजन ऑफ द ऑडिट इफ द ऑडिट इज एक्सेप्टेड। क्योंकि अगर अपन लोग उस असेस कर लेंगे एंगेजमेंट रिस्क को तो उससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को एक्सेप्ट करनी है ये बैंक ऑडिट या नहीं करनी है, और अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग इसके प्लान कैसे करेंगे इस ऑडिट को। ठीक है, अगला पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग द एंगेजमेंट टीम। ऑडिटर अपनी एंगेजमेंट टीम एस्टैब्लिश करेगा जिसके अंदर वो अपने प्रोफेशनल्स को ले लेगा जो कि एक्सपीरियंसड हैं, और या फिर अपने स्टाफ को ले लेगा जिनसे उनको काम कराना है बैंक ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये ऐसे 315 की बातें आ गई यहाँ पे कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कि कहाँ पर रिस्क हो सकती है, और असेस भी करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, बैंक को देखते हुए और जिस इन्वायरमेंट में बैंक ऑपरेट कर रहा है उस इन्वायरमेंट को देखते हुए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करेंगे, और उसके बाद जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स और बैंक का इंटरनल एनवायरनमेंट को रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई और असेस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हमारे डिज़ाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट आ रहा है, इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशंस खत्म हो चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है कि आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे आरएमएम को, ऊपर वाले पॉइंट्स की तरह ये पूरा का पूरा, और उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करेंगे परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, अगला है अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। वही ऐसे 315 वापस से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है बैंक का वो प्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट्स यूज़ एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द बैंक इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि बैंक अपना बैंक अपनी रिपोर्ट्स जो जनरेट करेगा उनसे मैनेजमेंट चेक करेगा कि हमारे बैंक का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर हमारे बैंक के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बैंक ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी बैंक के मैनेजमेंट प्रोसेस की। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब बैंक के मैनेजमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक बना रखा होगा, उस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट डेवलप्स कंट्रोल्स एंड यूजेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू एड इन मैनेजिंग की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। मैनेजमेंट कंट्रोल्स बनाता है और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बनाता है ताकि वो मैनेज कर सके की बिजनेसेस को और फाइनेंशियल रिस्क को। ठीक है, एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। अगर किसी बैंक के अंदर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट चाहिए तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, तो ये क्वेश्चन आपके May 19 में पूछा जा चुका है। कैसे, रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG। तो जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाएगा मैनेजमेंट, उसको वो TCWG से अप्रूव करा लिया जाएगा। TCWG मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स शुड अप्रूव रिटर्न मैनेजमेंट पॉलिसीज़, रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो कि मैनेजमेंट ने या फिर जो लोअर बॉडीज़ हैं उन लोगों ने बनाई हैं, उनको TCWG अप्रूव करना चाहिए। द पॉलिसीज़ शुड बी कंसिस्टेंट। ये जो पॉलिसीज़ अप्रूव कर रहा है TCWG, ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए किससे, बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव से और स्ट्रेटजीज से। ठीक है, ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक। पहला पॉइंट हो गया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी से हमने आइडेंटिफाई करी रिस्क को, उनको मेजर करेंगे और मॉनिटर करेंगे। रिस्क दैट कुड बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल्स शुड बी आइडेंटिफाइड। जैसी रिस्क जो कि बैंक के गोल को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे अगेंस्ट प्री अप्रूव लिमिट्स, जो हमने लिमिट्स लगा रखे हैं उनसे, और जो हमने क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं उनसे। कंट्रोल एक्टिविटीज, a bank should have appropriate controls to mitigate its risk including effective segregation of duties। ये अपन ने ऊपर डिस्कस करा था कि the maker should not be the checker।
accurate measurement, reporting of positions, verification and approval of transactions, reconciliation of positions and results, setting up limits, reporting and approval of exceptions. exceptions क्या होता है, ये बैंक मैनेजर के जो डेस्कटॉप रहता है उसके ऊपर रोज़ एक एक्सेप्शन रिपोर्ट बनती है, तो वो ऑडिटर को चेक करना चाहिए, और ये और जो बैंक मैनेजर है वो भी चेक कर सकता है कि हमारे बैंक के अंदर कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, वो मैं उससे चेक कर लूँ और मैं उसका अपने बैंक के ऑपरेशंस को वापस स्ट्रीमलाइन कर लूँ नॉर्मल ऑपरेशन से. फिजिकल सिक्योरिटी को चेक करेंगे. एंड कंटिजेंसी प्लान्स, अगर जैसे कोविड-19 वाली कंटिजेंसी आ गई तो उसके अंदर बैंक को क्या प्लानिंग करके रखनी चाहिए, ये रिटर्न प्लान होना चाहिए हमारे बैंक के पास. ठीक है, ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए. मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, रिस्क मैनेजमेंट मॉडल जो बैंक ने बना रखा है, मेथोडोलॉजीज जो है बैंक की और एजम्पशंस यूज्ड टू मेजर एंड मिटिगेट रिस्क शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड. क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, एनवायरनमेंट है जो कि रेगुलरली चेंज होता है, रोज़ नई चीज़ें आती हैं. दिस फंक्शन में भी कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट. तो इस पॉइंट को अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक को एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट को सेटअप कर लेना चाहिए. ठीक है. अब रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बैंक के अंदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए डेट प्रोवाइड एडिकेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन ऑन टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस. टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन देता रहे और कंसिस्टेंट, जैसे प्रीवियस पीरियड में उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के बेसिस पर वो कंसिस्टेंटली इस पीरियड की भी इन्फॉर्मेशन दे. TCWG और मैनेजमेंट को रिक्वायर रिस्क मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज ईजिली अंडरस्टूड एंड दैट इनेबल्स देम टू असेस द चेंजिंग नेचर ऑफ द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल. ठीक है. अगला क्वेश्चन है May 19 के अंदर ये पूछा जा चुका है. आप इसको आप वैसे तो अपन इस एंगेजमेंट टीम डिस्कशन को ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको ऊपर से ही रेफर कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको पॉइंट वाइज आंसर चाहिए तो May 19 के सजेस्टेड आंसर्स में जाके आप क्वेश्चन नंबर 6A को रेफर कर सकते हैं. अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर बनाएगा तो ऐसे 300 के हिसाब से, ये अपन लोग जब ऐसे 300 कवर करेंगे तब इसको देख लेंगे, आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं. ऑडिट प्लान ऑडिटर बनाएगा. ऑडिट प्लान बनाने के बाद एक बार ऑडिट प्लान को देख लेते हैं. ऐसे 300 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एन इफेक्टिव मैनर. ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऑडिट को प्लान करे इन एन इफेक्टिव मैनर. इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. जो मेजर की मेंबर्स हैं एंगेजमेंट टीम के, उनको इन्वॉल्व करके एक प्लान बनाया जाए. ठीक है. अब ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम होता क्या है. ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान. ये जो ऊपर उसने ऑडिट प्लान बनाया है इसको वो समराइज करेगा बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इन ऑर्डर टू, इस किन चीज़ों से बचने के लिए या किन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. कितने ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं और कितनी क्या क्या स्कोप है ऑडिट का वो देखेगा, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में वो लिख देगा. हाईलाइट ऑल सिग्निफिकेंट इशूज़ एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दैट प्लानिंग. जब ऑडिटर प्लानिंग कर रहा होगा तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क इशूज़ क्या हैं और रिस्क क्या हैं उनको हाईलाइट कर लेगा, और रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं उनको देख लेगा. ठीक है. और रिलाय कितना करना है उसको इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ बैंक पे. ठीक है. प्रोवाइड एविडेंस दैट दे हैव प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट अप्रोप्रिएटली. और ये अगर ये मेमोरेंडम बना लेगा तो ऑडिटर के पास एक एविडेंस भी हो जाएगा कि उसने प्लान ऑडिट को प्लान बहुत अप्रोप्रिएटली किया था ऑडिट एंगेजमेंट को, एंड हैव रिस्पॉन्डेड टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क, स्पेसिफाइड रिस्क एंड अदर मैटर्स अफेक्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है. इसके बाद ये सब करने के बाद ऑडिटर ऑडिट मटीरियलिटी सेट करेगा. ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है. इसको अपन लोग ऐसे 320 के अंदर डिस्कस करेंगे. मटीरियलिटी मतलब वो बेंचमार्क्स को सेटअप कर लेगा. अब ये भी देखेगा कि जो बैंक है वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है. ये ऐसे 570 के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. असेस करेगा द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग. यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. एज पर ऐसे 240 द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहता है टू आइडेंटिफाई करना और असेस करना रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड. ठीक है. टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और अदर ऑन दोज आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स जो कि फ्रॉड के थ्रू हो सकती हैं. एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, और उनको रिस्पॉन्ड करना. एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसको हमेशा रखना चाहिए. आरबीआई ने फ्रेम कर रखी है स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट डील विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर नॉर्म्स. ठीक है. तो उनको भी बैंक को वो ऑडिटर को देखना चाहिए कि बैंक ने इन नो योर कस्टमर नॉर्म्स को और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटीज़ आरबीआई ने फ्रेम कर रखी है, गाइडलाइंस फ्रेम कर रखी है, वो उनको बैंक उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उनके रिगार्डिंग बैंक ने पॉलिसीज प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं. असेस स्पेसिफिक रिस्क. अब जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा तो उसको कुछ स्पेसिफिक अगर रिस्क दिखती हैं तो उसको वो आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा. रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़. मॉडर्न डेज के अंदर बैंक बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर देता है. क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और या फिर उसको कोई एक्सपर्ट खुद के पास अवेलेबल नहीं रहता है इंटरनली, तो वो आउटसोर्स कर देता है. तो इसकी जो रिस्क डेवलप होती हैं वो भी ऑडिटर को एसोसिएट उनको एनालाइज करना चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए.
रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क ऐसे 330। अब जो जो उसने असेस करी है रिस्क उनके वो क्या क्या रिस्पॉन्सेज रखेगा ये ऐसे 330 के अंदर डिफाइंड है। रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ऑडिट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क। ऑडिटर ओवरऑल रिस्पॉन्सेज बनाएगा जो कि उसने असेस करी है रिस्क उनके लिए एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल। Auditor should design and perform further audit procedures whose nature, timing, extent are based on and are responsive to the assessed risks of material misstatements at the assertion level। ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस टेस्टिंग। यहाँ अपनी शॉर्ट में हमने लिख रखा है स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल विच RBI नोटिफाइज टू बी इंटीग्रेटेड इन बैंक्स एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक ने जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा होगा उसके अंदर ही वो एक स्ट्रेस टेस्टिंग का इंटीग्रेट कर लेगा एक मेथड जो कि बैंक को अगर कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं या फिर जैसे कोविड-19 वाले सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो वो बैंक उनमें डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फेल तो नहीं हो जाएगा कहीं बैंक। इसलिए बैंक को रेगुलरली स्ट्रेस टेस्टिंग करवाना रहता है, ये RBI की गाइडलाइंस हैं। ठीक है। बेसल 3 फ्रेमवर्क, बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या है वहाँ से छोड़िए आप यहाँ से देख लीजिए। इट इज़ इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बाय इंक्रीजिंग द बैंक लिक्विडिटी। ये बेसल 3 फ्रेमवर्क से बैंक की लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और बैंक का जो लीवरेज रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है 18th पॉइंट, रिलायंस ऑन या फिर रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर रहता है उसको अगर किसी इन जो फॉलोइंग रिपोर्ट्स दे रखे हैं उनमें एडवर्स कमेंट्स दिखते हैं तो उसको ध्यान देना चाहिए इन रिपोर्ट्स पे भी, जैसे प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर या फिर लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफिशियल्स, RBI की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स पर। ठीक है। कॉन्करेंट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स पर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट को ध्यान देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, above reports should be reviewed in detail. Statutory central auditor must review the annual financial inspection report of RBI। RBI जो है वो annual financial inspection करवाता है हर बैंक का और उसके बाद वो इशू करता है एक रिपोर्ट। तो जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है SCA should review these reports relating to the bank and ensure that variations in provisions जो कि RBI ने रिपोर्ट करे हैं have been properly considered by the bank management और बैंक के मैनेजमेंट ने उनको प्रॉपरली उनको रिकॉर्ड करा है और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। ठीक है। यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है, अब एडवांसेस शुरू होएगा, इसको अपन लोग अगली वीडियो से लेंगे। होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो एज टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर न्यू वीडियोज़। शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स टू। स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। अब तो आपके पेपर भी एक्सटेंड हो चुके हैं। ठीक है। तो आपको बहुत ढंग से ध्यान देना चाहिए। ओके, बाय बाय। जय जिनेंद्र।